औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3), जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है या खुद नोटिस लेती है, किसी भी केस को टेकअप करती है। इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, उसके तीन इरा हैं कि उसी लिहाज से मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि इसको समझने में और याद करने में और देखने में, वीडियोज़ को देखने में आसानी हो जाए। आज हम पार्ट वन देखेंगे। पार्ट वन के अंदर हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो इनिशियल 1973 से लेकर 1990 तक जो डेवलपमेंट है 184(3) की एज सो मोटो, उसको देखेंगे। क्या प्रेसिडेंट सेट होते हैं, कौन कौन से केसेस आते हैं और किन केसेस की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट क्या अखज़ करती है और उसको किस तरह से इंटरप्रेट करती है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 184(3) का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से है। 184 जो है वो रीजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करती है और 184(3) का टेक्स्ट विदाउट प्रीजुडिस to the provision of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. इस आर्टिकल के टेक्स्ट को आपने ज़रा गौर से मुलाहिजा फरमाना है। आप देखें कि इस टेक्स्ट के अंदर किसी जगह पर कोई ऐसा लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है जिसके तहत हम ये कह सकें ये तो सो मोटो एक्शन के हवाले से आर्टिकल है, या इट्स ऑन अकॉर्ड जो है ना कोर्ट उसको किसी चीज़ को टेकअप कर सकती है या आज खुद नोटिस ले सकती है। इस तरह का कोई भी वर्ड या कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई वर्ड इस तरह का मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि ऐसा जो इशू हो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट हो रही हो, वो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 और पार्ट 2 के अंदर मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके ऊपर कोई आर्डर पास कर सकती है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, अब 199 जो आर्टिकल है ये हाई कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो ये बड़ा गौर तलब है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा ताकि आगे चल के इसको हमने कोट करना है तो आपके जहन में रहे कि यहाँ पे सो मोटो एक्शन ऑन इट्स ऑन वोल्यूशन और ऑन इट्स अकॉर्ड या आज खुद नोटिस के हवाले से कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो फिर हमने जो डेवलपमेंट देखनी है वो भी इसी तनाज़ुर में देखनी है कि किस तरह से इंटरप्रेट किया गया, इसको किस तरह से डेवलपमेंट हुई कि हमने आज इसको सो मोटो के तौर पर इसके तहत सो मोटो लिया जाता है। आर्टिकल 184(3) जो है इसकी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है। 184(3) is existed since 1973 but interpreted as to assume so moto powers in 1990 in दर्शन मसीह केस किलन लेबरर। अब ये जो 184(3) है, जैसे मैंने पहले इंट्रो में भी बताया कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 से ही मौजूद है, जब से ये एक्ट बना और जब से ये इनएक्टमेंट हुई इसकी। लेकिन इसको जो सो मोटो के तौर पर अज्यूम किया गया, इंटरप्रेट किया गया, वो दर्शन मसीह केस के अंदर किया गया था। ये दर्शन मसीह जो है वो एक भट्टे का मजदूर था, उसको 1990 के अंदर इस केस को डिसाइड किया गया और केस का जो टाइटल हुआ PLD 1990, सुप्रीम कोर्ट पेज 513। यहाँ ये बात जो है क्लियर हो गई कि जी जो टेक्स्ट हमने प्रीवियसली पढ़ा है अभी फर्स्ट स्लाइड में, वो टेक्स्ट जो है 1973 के इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 से ही मौजूद है, एज इट इज़ मौजूद है। तो फिर आज हम इसको क्यों इंटरप्रेट करते हैं और पहले क्यों इंटरप्रेट इस तरह से एज सो मोटो नहीं लिया गया। तो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज। जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम समझने के लिए, आसानी के लिए, याद रखने के लिए या इस वीडियो को आसानी से देखने के लिए ताकि वीडियो छोटी बने और आप देख सकें, तीन पार्ट्स मैं डिवाइड किया। तो जो तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था वो इसके तीन इराज की वजह से किया था कि इसको आर्टिकल समझने के लिए हमने तीन इराज में डिवाइड किया है। तो 3 इराज जो हैं वो है प्री दर्शन मसीह इरा 1973 टू 1989 तक, यानी जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से, और 1999 तक जब तक इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से हुई और उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई।
फिर सेकंड इरा जो है दर्शन मसीह इरा है, यानी इस केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट हुई इस केस के अंदर, क्या प्रेसिडेंट सेट हुए और कौन से रूल्स जो है सेटल किए गए फर्दर इस आर्टिकल को इन्वोक करने के लिए। पोस्ट दर्शन मसीहा यानी 1991 से ऑनवर्ड नाउ जो है वो क्या डेवलपमेंट आज तक हुई उसको हम देखेंगे। तो आर्टिकल जो है 184(3) को हम तीन इराज में इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री दर्शन मसीह इराज जो है इसको हम देखते हैं कि आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान is present in the text since its enactment 1973. In this stage, this constitutional provision provided only a mechanism to pursue claims under the larger umbrella of public interest litigation. जैसे कि इसका टेक्स्ट भी ये कहता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू और फंडामेंटल राइट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी इन्फ्रिंज हो रही हो या उसकी वायलेशन हो रही हो, तो ये आर्टिकल इन्वोक होता है। तो इनिशियली इस आर्टिकल को जो इसके आर्टिकल की प्रोविजन है इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से ही परसू किया जाता था। Further, the first case of 184(3) was heard by Supreme Court in 1975, मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला जो केस था इस आर्टिकल को जिसने इन्वोक किया था वो है मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन केस, ये 1975 में। अब देखिए 1973 में इनेक्टमेंट हुई इस आर्टिकल की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें ये आर्टिकल मौजूद है, और 75 में पहला ये केस इसी आर्टिकल के तहत सुना गया। चीफ जस्टिस साहब हमूदुर रहमान थे, उनके साथ जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद एंड जस्टिस अनवारुल हक थे जिन्होंने ये केस सुना। In this case, all three judges set a requirements for invoking of Article 184(3). इसमें तीनों जजेस ने आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने की जो रिक्वायरमेंट है वो सेट की, और वो क्या थी? द कोर्ट हेल्ड दैट in this case that the original jurisdiction of Supreme Court might only be invoked if, कि उसी सूरत में इन्वोक हो सकती है कि क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो with reference to the enforcement of the fundamental rights is involved, कि फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का इशू हो तब इस आर्टिकल 184(3) को इन्वोक किया जा सकता है। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी। फर्दर रिक्वायरमेंट क्या थी? एंड इफ द मैटर इज बीइंग हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंकर्ड जुरिस्डिक्शन, that is high courts etc., the Supreme Court must refrain from passing an order। तो दूसरी बात जो इसको इन्वोक करने के लिए देखनी है कि अगर तो मामला पहले से किसी कंकर्ड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट लाइक दैट हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिफ्रेन, देयर इज अ वर्ड मस्ट, रिफ्रेन फ्रॉम द पासिंग एन ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी टिल देन, एंड वेट फॉर द कोर्ट विद कंकर्ड जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड टिल देन, द वो कोर्ट जो है उसको डिसाइड ना कर ले पहले। तो ये एक दूसरी बात जो सामने रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तब तक इसको नहीं टेकअप कर सकती, इस आर्टिकल को इन्वोक नहीं कर सकती जब तक वो मैटर किसी और जगह पे सेम मैटर पेंडिंग हो, उसके ऊपर वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट टू इन्वोक द आर्टिकल 184(3) द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बी कंजक्टिवली मेट। एक जो नेक्स्ट इसकी जो है शर्त इसको इन्वोक करने के लिए वो ये है कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट वो भी मस्ट मीट करनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, एंड द सेम मैटर बी नॉट इशू एट अनदर कोर्ट, और द सेम मैटर बी नॉट एट इशू एट अनदर कोर्ट, कोई ये सेम मैटर जो किसी दूसरी कोर्ट में पेंडिंग ना हो। अब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है जिस मैंने अंडरलाइन किया है इसके हवाले से एक लाइन में आपको बताता चलूँ कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी केस को जब अदालत में लेके जाया जाता है, कोई एग्रीव्ड पार्टी लेके जाती है, वो उसकी मेंटेबिलिटी के ऊपर सारी मटेरियल लेके जाती है और उसके हवाले से जितना एविडेंस है वो लेके जाती है। कोर्ट उसको देखती है कि मेंटेनेबल है या नहीं है, और ये एग्रीव्ड पार्टी का इसके साथ कंसर्न है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हुए उसको टेकअप करती है और एविडेंस कलेक्ट करके पार्टीज को समन करती है, और उसके बाद दोनों पार्टीज को सुनकर, फ्रीकैन को सुनकर वो फैसला करती है। तो ये जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, ये एक रूटीन मैटर है, ये पूरी होना भी लाजमी है।
ये इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ, आगे चल के किन चीज़ों को रिलैक्स किया गया, किन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को रिलैक्स किया गया या नल एंड वाइड करार दिया गया कि ये ना भी हो तो काम चल सकता है। इसलिए इनको ज़ेरे गौर ज़रा रखिएगा कि कौन कौन सी शराइत यहाँ पर तय हुई पहले केस के अंदर, जो मंजूर इलाही केस था, जो 1975 के अंदर सुना गया था फर्स्ट टाइम इस आर्टिकल के तहत। द प्रियदर्शन मर्सी जो है, जो सबसे नेक्स्ट केस जो है मंजूर इलाही केस के बाद, अब ये सेकंड केस जो है ये 1988 में इस हवाले से बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1988 में SCMR पेज नंबर 1986। इसके अंदर इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम held that concerns the political representation, यहाँ पे ये गौर कीजिएगा जो मैंने बोल्ड किए हैं वर्ड्स, political representation and the electoral process, ये दो चीजें ज़हन में रखिएगा, आगे चल के इसके ऊपर भी बात होगी कि political representation और electoral process a matter of public importance, कि political representation and electoral process जो है ये matter of public importance है। इसको कंसीडर किया गया, इसको इंटरप्रेट कर दिया गया कि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टोरल प्रोसेस, ये लफ्ज में जोर दे रहा हूं, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 184(3) द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट एंड प्रेसिडेंट सेट इन मंजूर इलाही केस, यानी इस टेक्स्ट के तहत इसको पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू करार दिया गया और मंजूर इलाही केस के अंदर जो प्रेसिडेंट सेट हुए थे उसके तहत इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया। यहां तक ये सिचुएशन थी। फर्दर देखते हैं कि नूर मोहम्मद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी 1988 में ही केस है। SCMR पेज 19, वो 86 था, ये 87 है, यानी वेरी नेक्स्ट केस ये था नूर मोहम्मद वर्सेस फेडरेशन, आर्टिकल 184(3) के तहत जो टेकअप किया गया। इन दिस केस द पिटिशनर सॉट फॉर द जुडिशियल रिव्यू of section 11 of the representation of the people act 1976। इसमें जो पिटिशनर था उसने रिव्यू मांगा था सेक्शन 11 के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 के अंदर। ये इसकी स्टोरी है जी। द क्रक्स ऑफ द पिटिशनर्स क्लेम, जो क्रक्स था इस पिटिशन के क्लेम का कि वो क्या क्लेम कर रहा है, वाज दैट द फर्स्ट पास द पोल सिस्टम ऑफ वोटिंग prescribed by the act in question had several defects and democratic principles would be better served if a switch to proportional representation is made। इसमें यह कहा गया कि इसके अंदर जो पोल सिस्टम है वोटिंग का वो उसमें डिफेक्टिव है, इससे बेहतर यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। ये इसका क्रक्स था। चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम हेल्ड दैट इशू ऑफ द सिस्टम ऑफ वोटिंग, वहां मैंने जो वर्ड आपको बताए थे वो देखिए, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ वोटिंग की बात हो रही है। वो चीज जैसे सब फरमाते हैं जनाब के जो सिस्टम ऑफ वोटिंग है डिड नॉट परटेन टू द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये सिस्टम वोट जो है, सिस्टम ऑफ वोटिंग की बात हो रही है, सिस्टम की। तो सिस्टम ऑफ वोटिंग डिड नॉट परटेन टू द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट में नहीं आता। ये इंटरप्रेट यहाँ पे किया गया। फर्दर द कोर्ट डिसमिस द पिटीशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, पहले तो ये इंटरप्रेट किया गया कि ये उसकी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में भी नहीं आता। जब ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ही नहीं है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की इसमें कंसर्न नहीं है, तो फिर 184(3) जो है वो इन्वोक ही नहीं होता। ये बेसिक असूल है, आपने जैसे पहले देखा इसको। मैटर स्ट्रिक्टली रिलेट्स टू द लेजिस्लेटिव फील्ड, कहा यह गया कि ये मैटर लेजिस्लेशन के जुमरे में आता है। एंड द कोर्ट कैन नॉट अज्यूम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 184 है ही सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करती है, इसलिए वो कहते हैं इसके ऊपर तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती ऑन द मैटर। एंड नैरो डाउन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 184(3) एंड सजेस्ट दैट इफ द मैटर रिलेट्स टू legislative powers that the court shall not exercise its jurisdiction, कि अगर मैटर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर के रिगार्डिंग होगा तो कोर्ट इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं कंसीडर कर सकती, shall not exercise its jurisdiction।
So the same outcome was witnessed in the case of Kabir Ahmed Bukhari versus Federation of Pakistan 1988 SC नंबर 1988 पेज नंबर 1988 जी, यानी पहला जो केस था पेज नंबर 1986 था, फिर 87 था, अब ये 88 है, यानी वेरी नेक्स्ट केस ऑफ द प्रीवियस केस कबीर अहमद बुखारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली इन मोहम्मद सैफुल्लाह खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये है जनाब 1989 का केस है और एस नंबर पेज 22 है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 184(3) इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग द नीड फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसमें यह हेल्ड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें आर्टिकल 184(3) बहुत क्लियर है, इसमें इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात हो एंड द जुरिस्डिक्शन विदाउट द एस्टेब्लिश्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज बार्ड। अगर ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि फंडामेंटल राइट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है या उसकी वायलेशन हो रही है या इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो ये बार है कि इसको इन्वोक नहीं किया जा सकता। लिहाजा 184(3) को इन्वोक करने के लिए इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ये मस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। Conclusion of part 1 क्या है? There is nothing like so motto in the text of the article 184(3). ये आर्टिकल 184(3) के टेक्स्ट में सो मोटो का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ऑन इट्स ऑन वलीशन का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ऑन इट्स ऑन अकार्ड का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, अज खुद किसी जगह पे कोई इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं है। लिहाजा फर्स्ट केस वाज हर्ड इन 1975 मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और फर्स्ट केस जो था वो 1975 में मंजूर इलाही वर्सेस केस सुना गया इसी आर्टिकल के तहत। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कैन बी इन्वोक्ड इफ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व the procedural requirement be conjunctively met and the Supreme Court must refrain pass an order if the matter is pending before the court of concurrent jurisdiction। तो ये असूल तय हो गए यहाँ तक। बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन केस के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टोरल प्रोसेस को पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू करार दिया गया। नूर मोहम्मद फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन केस के अंदर सिस्टम ऑफ वोटिंग इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव, कहा गया कि सिस्टम ऑफ वोटिंग जो है ये लेजिस्लेशन के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती और ना इसको हम वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स करार दे सकते हैं। मैटर रिलेट्स टू लेजिस्लेटिव पावर द कोर्ट शैल नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, और जो लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड मैटर होंगे उसमें को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। लिहाजा बेसिक रूल जो डिसाइड हुए वो फंडामेंटल राइट्स और क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ये दो बुनियादी उसूल रह जाते हैं यहाँ पे जो डे 1 से यहाँ तक चले हैं। आगे हम देखते हैं सूरत हाल। तो ये जो पार्ट 1 और फर्स्ट इरा ऑफ दिस केस है, ऑफ दिस आर्टिकल है, वो हमने आज इसको स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका पार्ट 2 और सेकंड इरा ऑफ दिस आर्टिकल हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए ज़रूर कमेंट्स करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।